गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, अभिवादन। और एक बार फिर से मैं आपको ये बताने लाया कि आपने परसों की खबर सुनी होगी। परसों क्या हुआ? परसों पाकिस्तान में एक बार फिर से अनजाने लोग यानी अननोन गनमैन एक बार फिर से सीन पर उतरे और उन्होंने इस बार कत्ल किया किसका? इस बार कत्ल किया एक आदमी का लाहौर में। कौन था ये आदमी? आदमी का नाम था आमिर सरफराज। आमिर सरफराज कौन था? आमिर सरफराज बताया जाता है वो शख्स कि जिसने अडियाला जेल में या कोट लखपत जेल में, कोट लखपत जेल में थे वो। कोट लखपत जेल में सरबजीत सिंह की हत्या की थी। उनको जेल में जब हमारे यहाँ अफजल गुरु को फांसी दी गई थी, उसके इमीडिएट बाद उसने वहाँ पर जेल के अंदर चूँकि खुद भी जेल के अंदर था आमिर सरफराज, और ये बेसिकली एक क्रिमिनल है पाकिस्तान का, लाहौर का। तो इसने वहाँ पर अब हमारे इस सरबजीत को मार दिया था। पॉलीथीन के से इसका मर्डर किया गया था। पहले पिटाई की गई थी, मारा गया था और मारने के बाद में पॉलीथीन से गला कस दिया गया था। तो इस तरह से इनको मारा गया था। और आप सोचिए कि अब यही सरफराज जो है वो लाहौर की गलियों में घूम रहा था। लाहौर की गलियों में घूमते हुए इसको बड़े प्रेम से घर के बाहर घूमते हुए पार्क में मॉर्निंग वॉक कर रहे थे साहब, तो वहाँ पर इनको मॉर्निंग वॉक से ही निपटा दिया गया और ये पहुँच गए अपनी 72 हुर्रों के पास। तो मित्रों, मैं इसके ऊपर आप जो रिएक्शंस देखेंगे, हालाँकि इसके ऊपर मेरी अपनी थ्योरी भी है कि ये सज्जन, ये जो महापुरुष जो थे आमिर सरफराज, ये क्या चीज़ थे या कि इन्होंने एक्चुअली उस दिन जेल में जो कुछ हुआ, वो हुआ क्या था? कौन थे वो लोग और क्या कुछ वो एक अलग कहानी। लेकिन जो औपचारिक रूप से बाहर खबर आई थी वो यही कि ये आदमी यानी आमिर सरफराज ने सरबजीत को मारा। सरबजीत पर हम जो जो चार्जेस लगाए गए थे वो जासूसी के लगाए गए थे। तो ज़ाहिर है कि हमने अपनी तरफ से जो यहाँ पे डिफेंड हुआ। उनकी बहन भी यहाँ पे थी, वो बहुत परेशान रहा करती थी, हम सब लोग। लेकिन अंततः वही हुआ जिसको जो होना था। उनको वहाँ जब मार दिया गया, अफजल गुरु को यहाँ फांसी दिए जाने के बाद में, तो फिर बाद में उनको यहाँ लाया भी गया था, उनकी लाश यहाँ आई थी और फ्यूनरल वगैरह उनका सब यही हुआ था। लेकिन कल इस बात को लेकर चर्चा आ रहा पहले भारत में, और बाय द वे इस आमिर सरफराज के मारे जाने की खबर पाकिस्तान की मीडिया में नहीं आई। ये हाईलाइट सबसे पहले किया गया भारतीय मीडिया में। भारतीय मीडिया से उस खबर को पाकिस्तान के सोशल मीडिया में उछाला गया। जब वो सोशल मीडिया बात उछली तो लोगों ने कुछ वहाँ बोलना शुरू किया और वो बात फिर बाद में इधर-उधर डिस्कस हुई। मगर इस बात को लेकर जो वहाँ चर्चा रही वो कुछ और मैं आपको ऐसी ही एक चर्चा की तरफ ले चलता हूँ, जो कि अपने प्यारे कमर चीमा ने। और कमर चीमा ने जो चर्चा की, उसमें कुछ लूपहोल हमेशा की तरह मौजूद हैं। तो क्यों ना हम एक बार सुने कमर चीमा को और फिर मैं आपको बताऊँ कि दरअसल ये खेल चल क्या रहा है। कमर चीमा जो है, वो दरअसल हमको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, और दरअसल कहाँ-कहाँ वो झूठ बोल रहे हैं। आदत है, वो तो नेशनल नेशनल हॉबी है झूठ बोलना, तो आप उसको कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हम चलिए बात सुनते हैं एक बार डायरेक्टली हॉर्स माउथ जी, हॉर्स माउथ कमर चीम कमर हाँ, कमर चीमा जी से लीजिए। तो सुनिए कमर चीमा जी क्या कह रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान बड़ी कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके नॉर्मलाइजेशन हो और मुल्क की जो आउटलुक है वो ऐसी पहचानी जाए कि अब बड़ी तब्दीली आ गई है। लेकिन आप सुन रहे हैं ना? अब बड़ी तब्दीली आ गई है, यानी कि पहले तब्दीली नहीं थी। तब तब्दीली वाले नेता तो पहुँच गए जेल, तब्दीली अभी भी नहीं आई। और मसला मसला क्या है यहाँ पर कि तब्दीली के मायने क्या हुए? तब्दीली के मायने ये कि पहले कुछ तो ऐसा था जो गलत हो रहा था, जिसको आप बदलना चाह रहे हैं, और उस गलती को किसी ने आज तक माना है? किसी ने नहीं माना। और बाय द वे अभी आप ज़रा देखिए, ये एक और तमाशा करने जा रहे हैं पहले ही जुमले में। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता रहता है, जिससे पाकिस्तान की जो शक्ल है, वो सिक्योरिटी से लिंक्ड रहती है। कुछ अर्सा देखिए, ये मैं कहना चाह रहा था, सिक्योरिटी से लिंक रहती है। अब पाकिस्तान को जिसको बनाया ही लेट अर्ली 50s से आपने सिक्योरिटी स्टेट उसको बना के रख दिया, तो सिक्योरिटी से ही तो रिलेटेड होगी पाकिस्तान की शक्ल, और कैसी होगी? जब आपने बनाया उसको सिक्योरिटी स्टेट है, तो और उम्मीद ही आप क्या कर रहे हैं? खैर, आगे देखें। दिन पहले आपको पता है बलूचिस्तान में कुछ ऐसे पंजाबी जो पिलग्रिम्स जो थे उन पिलग्रिमेज अब ज़रा देखिए, आपको याद है
मैंने इंटरव्यू किया था बाहुत बलोच का। बाहुत बलोच ने क्या बताया था आपको कि ये झूठ बोलते हैं, पहले लेबर बता रहे थे, अब बाद में उसको पिलग्रिम बताना शुरू कर दिया। ये कॉन्स्टेंटली चेंजिंग नैरेटिव इनका रहता है। और ये हमारे जो कमर चीमा साहब हैं, ये भी दरअसल वही आईएसपीआर की लाइन फॉलो कर रहे हैं जो उनको दी गई है। सच क्या है? वो सच दिन तो आपको बीएलए ने उसने बताया था ना, जब उन्होंने आईडी कार्ड इनके निकाले थे और बाकायदा सब लोगों को नहीं, उन लोगों को मारा था जो जिनके आईडी कार्ड देखकर उन्होंने बाकायदा नंबर पहचान बताई थी कि ये सब के सब दरअसल सिविल ड्रेस में वहां पर आए हुए फौजी थे और उनको मारा गया था। बाकायदा एक-एक का उन्होंने आईडी निकाला था। तो ये हालत है। उसको ही क्या बता रहे हैं? पिलग्रिम। पहले इनिशियल खबर जो दी थी इन्होंने, उसमें लेबर बताया गया था। लेबर से वो अब पिलग्रिम हो गए और पिलग्रिम से वो एक्चुअली निकले क्या? फौजी। खैर, और वो फौजी बलूचिस्तान में क्यों जाते हैं, वो आप भी जानते हैं। तो ज़रा आगे देखिए। उनको मारा गया, जो कि ईरान जा रहे थे। पहले पता चला कि वो पंजाबी सेटलर्स थे शायद, फिर पता चला कि शायद वो वहाँ पे जॉब्स करने गए थे, लेकिन बाद देख रहे हैं? देख रहे हैं? पंजाबी सेटलर्स थे, फिर वो जॉब करने गए थे। यानी खुद का नैरेटिव चेंज हो रहा है। पता ही नहीं लग रहा है कि बंदे कौन है। वो इसलिए नहीं पता लग रहा है क्योंकि आईएसपीआर कंफ्यूज था। वो आपको लाइन ही नहीं दे पा रहा था क्लियरली। उसने जब बताया और जो बताया आपने वही बोलना शुरू कर दिया। तो कभी-कभी वो लेबर हो गया, तो कभी वो कुछ पिलग्रिम हो गया, तो कभी कुछ सेटलर हो गए। देखते में पता जाइए। चला वो तो पिलग्रिम्स थे और ईरान जा रहे थे। बहरहाल अब पता ये चला है कि एक सरबजीत सिंह के जो किलर हैं आमिर सरफराज, उनको लाहौर में मार दिया गया है। एक सरबजीत सिंह है। सरबजीत सिंह एक ही था और सरबजीत सिंह के नाम पे उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। पूरे पाकिस्तान में उसकी इम्पोर्टेंस है। उसको लेकर बड़ा बवाल रहा था पाकिस्तान में। तो वो एक सरबजीत नहीं है, वो सरबजीत नहीं है, वो द सरबजीत है। इंडियन मीडिया ये कहता है कि ये पाकिस्तानी आमिर सरफराज जो है ये पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड डॉन थे, जो कि एक इंडियन नेशनल सरबजीत सिंह को मारने में इन्वॉल्व थे, जो कि इनको लाहौर जेल में मारा गया था। और इस शख्स को भी अननोन गनमैन ने मार दिया है। और सरबजीत सिंह जो है ये पाकिस्तान के अंदर 1990 में अरेस्ट हुए थे और इनके ऊपर एस्पिनॉज के चार्जेस थे। अब एक तरफ जी, यही। यही मैं बताता था कि जासूसी के चार्जेस लगाए गए थे। यही कारण था। अगर वो हम और जासूसी के नहीं, ये बता तो जासूसी के रहे हैं। दरअसल आप ये देखिए ना, उनके ऊपर एक्चुअली इन्होंने चार्जेस लगाए थे टेररिज्म के भी। ये 40 लोगों के करीब उन्होंने मारे हैं। बॉम्ब ब्लास्ट किए हैं, वहाँ पे 40 लोग मर गए हैं। तो मुश्किल ये थी कि यही रीज़न था कि अनलाइक कुलभूषण जाधव, हम सरबजीत सिंह के केस को लेकर नहीं जा पाए थे इवन इंटरनेशनल कोर्ट में। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था कि आप किसी आतंकवादी का केस लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में या यूएन में कैसे जाते हैं? तो ये हमारे लिए वहाँ तकनीकी रूप से दिक्कत पैदा हुई थी। लेकिन इस केस में जैसे ही इन्होंने लगाया, हमने कोई मना नहीं किया कि हमारे फौजी हैं, एक्स फौजी हैं हमारे, कुलभूषण जाधव की बात कर रहे हैं। और उसके बाद में हमने इमीडिएटली उनके केस को ले जाकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में फाइट बैक किया। और आप ये देखिए, आज तक न सिर्फ सजा सस्पेंडेड पड़ी हुई है, बल्कि ये कि आज तक उस पर आगे कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही कुलभूषण को कोई फांसी दे पाया आज तक। ये स्टोरी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर आज सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो आ रहे हैं और वो एक बड़ी टीम लेके आ रहे हैं और असल में तो एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है सऊदी अरब के साथ, जिसमें इकोनॉमिक रिवाइवलिज़्म की बात हो रही है कि हम किस तरह ट्रेड, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, मिनरल्स और बाकी जो शोबे हैं इंडस्ट्रीज, उसमें किस तरह हम सऊदी अरब के साथ मिलके काम कर सकते हैं। अगर आपको याद हो, कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के वजीर आज़म कुछ दिन पहले बल्कि सऊदी अरब थे, तो कहा गया था $5 अरब की जो है वो इन्वेस्टमेंट आ रही। $5 अरब। मैंने आपको बताया था ना कि जब इनके वो कड़कड़ाते हुए काकड़ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, केयरटेकर, वो जब गए थे, तो जो सऊदी अरब से वो प्रॉमिस लेकर आए थे सो कॉल्ड, वो कितना था? 50 अरब का। $50 अरब। 50 से अब कितना निकल रहा है? $5 अरब। और जब तक ये कुछ लगाने की बात आई, तब तक न जाने कितना हो जाएगा। आगे देखिए। रही है।
कुछ महीने पहले हमारे वज़ीर साहब केयर टेकर वज़ीर आज़म सऊदी अरब गए थे तो पता चला था $50 अरब आ रही है। लेकिन जैसे ही केयर टेकर से परमानेंट वज़ीर आज़म आए हैं, इलेक्टेड वज़ीर आज़म आए हैं, तो वो 50 अरब जो है वो 5 अरब रह गई है। ये मुझे इस गेम की समझ नहीं आई कि ये क्या है। बहरहाल पहले ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि पाकिस्तान जो है वो ये जो लोग मारे जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, आपको याद होगा थोड़े दिन पहले भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उनकी भी एक स्टेटमेंट आई थी। जी, राजनाथ सिंह जी ने क्या कहा था उस समय, ये बताना ज़रूरी है। राजनाथ सिंह ने सिर्फ़ ये कहा था कि अगर कोई आतंकवादी हमारे यहाँ पर आतंकी घटना में पाया जाता है और हम उसको चेज़ करते हैं, चेज़ करने के प्रोसेस में अगर वो पाकिस्तान चला जाता है, तो हम दूसरी तरफ उसको घुसकर मारेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे यहाँ का वांटेड आदमी है, हमारे यहाँ का क्रिमिनल है, जिसने हमारे यहाँ एक क्राइम किया है, हम उसको चेज़ कर रहे हैं, आपकी बाउंड्री में चला गया है, हम उसको चेज़ करके खत्म करेंगे। सिंपल। क्यों? क्योंकि इतने सालों में हमने जब भी इनको कहा कि भई फला-फला लोगों ने एक गलत काम किया है, आपकी तरफ मौजूद हैं, हमारे हवाले कीजिए या उनको सज़ा दीजिए, ना सज़ा दी गई, ना उनको हमारे हवाले किया गया। तो अब वो जो ट्रस्ट डेफ़िसिट है, वो इस लेवल पे आ गया है कि हमें मालूम है उस तरफ जाने का मतलब सेफ हेवन है। तो निपटाए चलो जो हाथ लगे। और वो जो स्टेटमेंट थी दैट वाज़ कि जी हम पाकिस्तान में अंदर घुस के मारेंगे। और उन्होंने कहा जी कि आप ये बाज़ आ जाएँ, वरना हम घुस के मारेंगे और हम आपको वो दहशतगर्द दहशतगर्द जो छुपे हुए हैं और वो कहीं न कहीं पे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं या वो किसी जगह पे भी मौजूद हैं, हम उनको घुस के मारेंगे। ये डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा था, जिसके ऊपर ये उन्होंने इंटरव्यू दिया था CNN न्यूज़ 18 नेटवर्क को। और अगर उन्होंने कहा कि अगर वो लोग भागें और पाकिस्तान चले जाएँ, तो हम पाकिस्तान के अंदर उनको मारेंगे। 2 तरह की डेफिनिशन या 2 तरह की एक्सप्लेनेशन है। एक एक्सप्लेनेशन आई कि जी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ये कह रहे थे कि हम 2016 और 2019 में पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, तो बेसिकली वो जो है, वो राजनाथ सिंह की बात जो है वो है। दूसरी तरफ से ये कहा उन्होंने कहा नहीं एक तो चीज़ और था, वही समझ नहीं आता कि ये जो वो है, वो क्या है? ये तो वो जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसमें जो वो है। अब वो आप ढूँढते रहिए कि भैया क्या है तो क्या है? तो चीमा साहब कुछ बता दिया करो यार, ये वो में क्या मतलब निकाला जाए? वो का मतलब क्या है? ये वो क्या है? ये तो वो है, वो नहीं है। ये कुछ बताओ यार। राजनाथ सिंह ये कह रहे हैं कि ये जो 20 लोग रिसेंटली जो गार्डियन की स्टोरी आई थी, वो उसके रेफरेंस में भी कह रहे थे कि भाई जब भी जहाँ पे भी दहशतगर्द होंगे, हम अंदर जाके घुस के मारेंगे। मतलब इस तरह की 2 किस्म के वर्ज़न जो हैं वो आए। आपको याद होगा जनवरी में इस साल पाकिस्तान ने ये एक एक्सपोज़ की थी चीज़ कि एक पैटर्न देखा जा रहा है कि शायद इंडियन जो हैं वो बहुत सारे पाकिस्तानियों को असैसिनेट कर रहे हैं जो किसी न किसी तरीके से ये जनवरी की बात कर रहे हैं। ये ड चलिए नहीं कहता। आप ज़रा सोचिए पिछले कम से कई साल से, करीब कम से कम 2 साल से इसकी रिपोर्टिंग हो रही है। बाकायदा अखबारों में इसकी रिपोर्टिंग आती रही है कि एक पर्टिकुलर पैटर्न में इस किस्म के लोग मारे जा रहे हैं। सच क्या था? जो लोग मारे जा रहे हैं वो कौन है? वो क्रिमिनल है। तो अगर आप उनको लेकर इससे पहले शोरूम में जाते तो आप जाते कहाँ? मुश्किल ये थी कि आप कहीं जा नहीं सकते थे क्योंकि कोई भी आदमी पूछता कि यार जो मारा गया है कौन था? जब आप उसका नाम बताते, उसकी डिज़िग्नेशन बताते, जो भी उसकी डिज़िग्नेशन थी, तो पता लगता है कि वो तो आतंकवादी निकला। तो सिर में दर्द ये है कि आप चुपचाप बैठ गए, उन्होंने कहा भैया जिसने मारा, मारा, मर गया तो मर गया। मिट्टी पाओ, आगे चलो, कोई गाल नहीं। तो वो हालत है। लेकिन सच्चाई ये है कि इनके बस का उस समय कुछ था नहीं। ये देख रहे थे, इनको मालूम था कि हमारे साथ ये हो रहा है, लेकिन ये कर कुछ नहीं पा रहे थे। उसका कारण यही था क्योंकि वो सब के सब क्रिमिनल थे। पाकिस्तानी जो जो कश्मीर के रिलेटेड जिहाद में या इन चीज़ों में एंगेज रहे हैं। अब ये कहा जा रहा था कि जिहाद में तो मतलब कश्मीर में एक एक तो कश्मीर ऊपर से जिहाद। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। इनको भाइयों को शर्म भी नहीं आती है कहने में कि किसी का जिहाद से कोई लेना-देना रहा है। ये मॉडर्न टाइम में है, पीएचडी होल्डर हैं पाकिस्तान के।
जो पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा हैं काजी साइरस सज्जाद काजी, उन्होंने ये कहा कि भाई कि लोग जो है वो हायर किए जा रहे हैं पाकिस्तान से और एक पूरे का पूरा एक इंटरनेशनल जिस मुल्क में महंगाई, फूड इन्फ्लेशन 40% प्लस हो, नॉर्मल इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 30% सेटअप है पे हो, जिसमें तो आप ज़रा बताइए कि वहाँ कितना लोगों के लिए आसान होगा किसी को हायर करना? कोई भी हायर हो जाएगा, क्योंकि लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। भाई क्राइम और प्रोस्टिट्यूशन 2 ही चीज़ें हैं ना, जो बढ़ती है जब भूख लग रही होती है वहाँ पे, क्योंकि आप जॉब तो दे नहीं सकते, इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं है, तो फिर और क्या होगा? यही होगा। शायद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी से लोगों को हायर किया जाता है और बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। सो इस तरह की चीज़ें जो हैं अब देखिए यूनाइटेड अरब अमीरात वाली बात कितनी बेहुदा है। कोई वो यूएई के या यूनाइटेड अरब अमीरात्स के कोई सिटीजन्स नहीं है वो लोग। वो सिटीजन्स नहीं है। वो खुद पाकिस्तानी हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं, जिनको वहाँ की सैलरी कम पड़ती है, पैसा कम पड़ता है, अपने घर को ज़्यादा पैसा भेजना चाहते हैं। हेंस वो अपनी सर्विसेज़ एज़ यूजुअल स्टेट हैबिट है वो। स्टेट हैबिट इस तरह से कि भई अगर स्टेट खुद पाकिस्तान एज़ अ स्टेट अपनी सर्विसेज़ को बेचकर या देकर बदले में अमेरिका से पैसे लेता रहा है, तो अगर उसके सिटीज़न्स ने किसी को अपनी सर्विसेज़ दे दी और बदले में पैसे ले लिए, तो क्या बुरा किया? कौन-सा गुनाह हो गया भाई? ये तो नेचुरल स्टेट हैबिट है वो जो उसने डिस्कस बेचारे ने नहीं अपने है। देश से सीखी है। पाकिस्तान ने इसको हाइलाइट किया, दुनिया को बताया, लेकिन इंडियंस ने कहा जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम नहीं अगेन बकवास। ये क्या बताएँगे? इनसे पहले जो एक्यूज़ेशंस आना शुरू हुआ था, वो था निज्जर के बारे में जब कनाडा ने दिया था, राइट? कनाडा ने दिया था, उसके बाद में फिर वो अमेरिका वाला पन्नू का आया था। इट इज़ ओनली आफ्टर अमेरिका स्पोक आउट, कनाडा एंड अमेरिका, दैट पाकिस्तानीज़ केम आउट विथ दिस क्रैप। मानते, ये पाकिस्तान ऐसे-वैसे करता रहता है। लेकिन अब ये जो सरबजीत सिंह वाली स्टोरी है, ठीक है? ये फिर सामने आ गई है। मतलब अगले दिन राजनाथ सिंह साहब ने कहा कि घुस के मारेंगे, आज आपके जो हैं वो लोग फिर उन्होंने एक लाहौर में बंदा मार दिया। अब ये कौन मारा है, कैसे मारा है, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन इंडियन मीडिया सबसे पहले इसको हाइलाइट करता है और बताता है। पाकिस्तानी मीडिया को नहीं पता चलता। सो अब ये बताओ, इंडियन मीडिया अगर बता रहा है, तो क्या गलत कर रहा है? तुमको तो थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि जो खबर आपके यहाँ पे दबाई जा रही है इसका मतलब, उस खबर को ठीक हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट की तरह से वो भारत में आके पब्लिक होती है और फिर आप लोग उसको फॉलो करते हैं। हालाँकि होता इवेंट आपके यहाँ पर है, वो अभी आज आज तक जारी है। कब हमीदुर रहमान कमीशन 70s में हुआ था, आज 2024 में आप खड़े हुए और मगर आदतें नहीं बदली हैं। तो इंडियन मीडिया को कैसे फीड आती है ऑब्वियसली इसकी भी इस चीज को भी समझने की जरूरी है। अब ये कहा जा रहा था कि जी ये पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड डॉन है जिसने सरबजीत सिंह इंडियन सिटीजन को मारा लाहौर के अंदर और कहा जाता है कि ये अंडरवर्ल्ड डॉन है लेकिन ये हाफिज सईद के बड़ा करीब रहा है और जितने भी ये समझें कि इस तरह के लोग हैं जो हाफिज सईद के करीब रहे हैं या जो जहाद कश्मीर में इन्वॉल्व रहे हैं, अब उनको चुन चुन के मारा जा रहा है। आसिफ सरफराज जो है, ये कहा जा रहा है कि 1979 में पैदा हुआ और ये लश्कर तैयबा के जो फाउंडर हैं, उनके बहुत करीब थे। देखिए, चीमा साहब की भी ये ख़ासियत है, ये अक्सर भूल जाते हैं कि बंदे का नाम क्या है। वो आसिम सरफराज है, अभी आखिर में क्या बोल के गए आसिफ सरफराज। तो चीमा साहब यहाँ भी कन्फ्यूज़ रहते हैं कि इसका नाम क्या था बंदे का। और सुनने में आ रहा है कि ये जो आमिर सरफराज है, इनके अगेंस्ट केस भी फाइल किया गया था। लेकिन पाकिस्तान की अदालतों ने 2018 में इनको छोड़ दिया। लैक ऑफ एविडेंस। अब लैक ऑफ एविडेंस आप ज़रा सोचिए, ह जेल के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे, एक आदमी का मर्डर होता है, वो मर्डर ज़ाहिर है और सबके सामने हो रहा है, उसके बावजूद मिलता क्या नहीं है? सबूत, सबूत, सबूत नहीं है। सो इसका मतलब ये है कि इंडियन डीप स्टेट जो है, वो बहुत करीब से पाकिस्तान के अंदर चीजें देख रही है। In case if Amir Sarfaraz has been killed by the Indian deep state, as डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा है कि हम पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे। आप सोचिए ये कितना फूहड़ किस्म से अंडरस्टैंड किया जा रहा है सारी चीज़ों को। राजनाथ सिंह ने कहा था, राजनाथ सिंह जी ने, हमारे जो गृह रक्षा मंत्री हैं, कि भाई अगर यहाँ पर कोई इवेंट होता है और उस इवेंट के कल्प्रिट भाग रहे हैं
तो हम उनको चेज़ करके आपके यहाँ मारेंगे। हमने ये कब कहा कि आपके यहाँ जो लोग रह रहे होंगे, उनके यहाँ हम लोग मारेंगे। और जहाँ तक बची बात हायर्ड गन्स की, कि हायर्ड गन्स मौजूद हैं वहाँ पर, जिनको जो वहाँ जाकर लोगों को मार रही हैं, तो वो हायर्ड गन्स क्यों मौजूद हैं? वो हायर्ड गन्स इसलिए मौजूद हैं क्योंकि आप उनको खाना नहीं दे पा रहे, क्योंकि आप उनको रोज़गार नहीं दे पा रहे, और वो अपने लिए कोई न कोई अल्टरनेटिव इंतज़ाम देख रहे हैं कि वो कैसे पैसे उनको मिल पाएँ ताकि वो अपनी फैमिली का और अपना जीवन यापन कर पाएँ। सिंपल सी बात है। इस वक़्त इंडिया के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं, पाकिस्तान इसको हाइलाइट कर रहा है, गार्डियन की स्टोरी इसके ऊपर आई है, डिफेंस मिनिस्टर इसके ऊपर बोल चुके हुए हैं। सो इस सारी स्टोरी को अगर आप ये डॉट्स कनेक्ट करें, तो इट मीन्स कि दे आर समवेयर इनसाइड द सिस्टम। वो तो आपके सिस्टम के अंदर आ गए हुए हैं। ये चीज़ें जो है ना वो ये मैं ज़ाती तौर पे आई बिलीव कि ये बड़ी एक अजीब किस्म की स्टोरी है कि अब कि ये कैसे वो आते हैं और पाकिस्तानियों को ढूँढते हैं, वो जो कश्मीर में ये हाफ़िज़ सईद के करीब तरीन जो लोग हैं। अब जो सरबजीत सिंह है, ये ज़ाहिर बात है ये पंजाब का रेज़िडेंट था, जिसको डेथ सेंटेंस दी की स्पाइंग चार्जेस में, क्योंकि उसके ऊपर चार्जेस थे कि 14 पाकिस्तानी जो है वो एक बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए थे। ये देखिए, ये वो केस है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कि ये जो 14 पाकिस्तानी मारे गए हैं, मैंने मुँह से उसमें 40 निकल गया था, सॉरी अबाउट दैट। पर ये जो 14 पाकिस्तानी एक साथ मारे गए थे, एक बम ब्लास्ट में मारे गए थे, उसका इनको कल्प्रिट बनाया गया था। नतीजा क्या हुआ कि जो चार्जेज़ उनके ऊपर लगे, सरबजीत सिंह के ऊपर, वो टेररिज़्म के चार्जेज़ लगे। नतीजा ये हुआ कि हम उसको एक ऐसे शख्स को अपने पास से ले जाकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं खड़ा कर सकते थे, जो बेसिकली टेररिज़्म के आरोप हैं जिसके ऊपर। पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में। इसकी जो फैमिली है सरबजीत सिंह की, वो ज़ाहिर बात है इसको डिनाई करते रहे हैं। और वो इनकी फैमिली सरबजीत सिंह की ये कहती है कि वो गलती से मिस्टेकनली क्रॉस कर गए थे पाकिस्तान का बॉर्डर। अभी तो ज़ाहिर बात है नहीं होता, लेकिन माज़ी में ऐसे होता रहा है कि बहुत सारे पाकिस्तानी इंडिया चले जाते थे और बहुत सारे इंडियन पाकिस्तानी आ जाते थे। कोई इतनी लंबी चौड़ी बाढ़ नहीं थी, तो पता नहीं। आप देख रहे हैं, तो मतलब ये एक तरह से कमर चीमा भी इस बात को मान रहे हैं कि देयर वर एट दैट टाइम पॉसिबिलिटीज, देयर वर प्रोबेबिलिटीज कि कोई आदमी अनजाने में बॉर्डर क्रॉस कर गया हो, मगर ये उसके ऊपर आरोप क्या लगा रहे हैं? आतंकवाद का। चलता था कि ये ज़मीन किसकी है और वो ज़मीन किसकी है। तो ये एक इश्यू रहा है दोनों मुल्कों के बीच में। और कहा जाता है कि तकरीबन 2 दहाइयाँ, 2 डेकेड्स जो ये सरबजीत सिंह जो हैं, ये 2000 रहे पाकिस्तानी जेल में और मई में मर गए। और मारे गए, मतलब नॉट मरे नहीं, मारे गए। और कोट लखपत जेल में रहे तकरीबन 23 साल। मर नहीं गए, मारे गए। या यूं कहिए, मारने से मर गए। कंवर चीमा साहब के कंफ्यूजन बड़े गजब के होते हैं। ठीक है जी। और ये आमिर सरफराज जो है, इसने ये भी उस वक़्त कैदी था, तो इसने उनको मार दिया। अब ये इमेजिन करें, ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है और सुनने में ये आता है कि ये एक एक नेटवर्क है, ठीक है? जो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों को मार रहा है। अब सरबजीत सिंह जो है, उसकी तो स्टोरी मैंने आपको बता दी। ठीक है जी। सुना कि सरबजीत सिंह की जो बहन थी एक दलबीर कौर, वो इस केस को बड़े जो है वो मुसलसल इसको फ़ॉलो करती रहीं और देखती रहीं। और सुनने में आया कि 2016 के अंदर एक फ़िल्म भी सरबजीत के टाइटल से जो है वो जारी की गई थी। जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन ने भी काम किया। और ये मतलब इस तरह की चीज़ें जो हैं दे आर देयर। सो क्वेश्चन ये है कि एक तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान नॉर्मलाइज़ेशन की तरफ जा रहा है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता रहता है, जिसकी हम जिसको कहते हैं ना, सारा टाइम जस्टिफिकेशंस देते रहते हैं, या हम सारा टाइम बोलते रहते हैं यार कि ये अब क्या होगा और क्या नहीं होगा। ये दिस इज़ व्हाट आई बिलीव कि ये हमारे साथ एक चीज़ हो रही है। और अगर पाकिस्तान ने इस मसले को कंटिन्यूअसली ना देखा और इस मसले को लॉन्ग टर्म ना देखा, तो आई बिलीव बड़े मुश्किलात पैदा होंगी। अब ज़रा सोचिए, क्या मुश्किलात पैदा होंगी?
आपको जो करना है वो इन लोगों को पकड़ना है जो ऐसे लोगों को मार रहे हैं, या दरअसल आपको अपने यहाँ इंडस्ट्री डेवलप करनी है जिससे आप लोगों को रोज़गार दे पाएँ और 2 वक़्त का खाना दे पाएँ। पर इनमें से उनकी चॉइसेस क्लियर है और यही कारण है कि पाकिस्तान आज तक सुधर नहीं पाता है। क्योंकि जो रियल प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए, जो दुनिया की प्रायोरिटीज़ होती हैं, वो इनकी प्रायोरिटीज़ होती ही नहीं है। ये कहीं किसी और ही गुनाह भाग में लगे रहते हैं। अब अगर आप ये देखें कि एक तरफ हम इस चीज़ से लड़ रहे हैं जो कि हमारे सामने है कि दहशतगर्दी से लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में कारोबारी लोग आएँ, इन्वेस्टर आएँ, लेकिन हम उनको वो एनवायरनमेंट भी नहीं दे सके। बलूचिस्तान से हमने पहले आपको पता है चाइनीज़ को भगाया। इन वन वे और दी अदर किसी न किसी तरीके हमने एक माहौल ऐसा पैदा किया कि वो भाग जाए। अब हम अरब वर्ल्ड के पास पहुँच गए हैं कि भाई आएँ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। अब सुनने में आया है कि जो सऊदी अरब की जो है रेकोर्ड जो कि पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के अंदर $1 अरब की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। अब अगर पाकिस्तान के अंदर ये इन्वेस्टमेंट आती है $1 अरब की, जो कि तांबे और सोने की कान के मंसूबे हैं, और सुना है कि आइंदा 1 माह के जो है अंदर जो है ये सऊदी अरब की सरमायाकारी का इम्कान है। इनफैक्ट हुआ ये है कि इसके ऊपर सऊदी अरब और पाकिस्तान के बहुत पहले से काम हो चुके हुए थे और इससे ये कोई काम नहीं हुआ है। एक बार फिर से चीमा साहब गलत बता रहे हैं। दरअसल हुआ क्या है? हुआ ये है कि रेकोर्डिक में जो माइनिंग राइट्स हैं, उनको एक कंपनी है बराक गोल्ड करके वहाँ पर कनाडा की, और आप ये देखें 50% शेयर उनके पास हैं और बाकी के जो 50% हैं वो स्टेट में और प्रोविंस में बटे हुए हैं। तो ये सीन है। सऊदी अरब ने मांगे थे 20%, ये आज तक उनको जो शेयर है उसका राइट, जो शेयर है उसका रेट तक नहीं कंफर्म कर सके हैं। थर्ड पार्टी कोई यूरोप से लेकर आए थे जिसको करना था, अभी तक वो हुआ नहीं है। तो जब तक आप रेट नहीं तय कर पाएंगे तब तक कोई आपको पैसे कैसे देगा, कितने डॉलर देने कोई क्या जानेगा। तो ये सारे सिलसिले हैं। बेसिकली मुद्दा ये है कि ये हर बात के लिए एक्सक्यूज ढूंढ के और जो अपनी अंदर की खराबियां हैं उनको किसी दूसरे पर डालना चाहते हैं। इतनी सी बात है। आगे देखें। सिलसिले में पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब से ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि जैसे ही हमारी नई हुकूमत आए तो आप एक मोमेंटम देने के लिए हमारी मदद करें। और पाकिस्तान का जो एक इम्पोर्टेंट ज़िला है चागी, ये चागी जो है दैट इज़ अ प्लेस जहाँ पे पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्ट किए थे। और मेरे कुछ स्टूडेंट्स शागी के हैं, वो हमें बताते हैं जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्ट हुए, तो वो किस तरह के पहाड़ जो हैं वो किस तरह आजकल लगते हैं या तब कैसे लगते थे। तो वो मैं बड़ी जो बलूचिस्तान से मेरे पास पढ़ते थे। इसके मायनेदार देखिए, इसका मतलब ये है कि जो न्यूक्लियर ब्लास्ट उन पहाड़ों में किया गया, उसका इम्पैक्ट उन पहाड़ों पर आया है। पहले वो पहाड़ कैसे होते थे, अब कैसे हो गए। न्यूक्लियर मटेरियल है ना, जो छूटा ज़मीन के अंदर, तो कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट डालेगा ही। एनी हाउ जो बलूचिस्तान के जो जिसे बोलते हैं ना, ये ज़िला चागी के अंदर ये रिकोडेक के ज़खायर हैं और कहा जाता है कि ये दुनिया के बड़े तांबे और सोने के ज़खायर हैं, जिन पर बहुत ज़्यादा काम होना ज़रूरी है। और यहाँ पे जो खाने हैं, जो माइन्स हैं, वो कई डेकेड्स तक यहाँ से जो है वो मिनरल्स निकाले जा सकते हैं। अब ये बेसिकली सपने क्या देख रहे हैं? सपने देख रहे हैं ये गोल्ड के। सपने ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ से अगर सोना निकल आता है, जो सोना हमारे यहाँ से निकलेगा, उससे हम माला-माल हो जाएँगे। हम दुनिया को बेच देंगे उठा के। तो ये सीन है। अब मुश्किल ये है, एक और गलतफ़हमी जिसको लेकर अभी आगे बात कर रहे हैं, वो है इक्विटी राइट्स की रिकॉर्डिंग के ऊपर। 50% जो बारह गोल्ड के पास है, उसने देने से कर दिया था मना इनको कि हम तो देते नहीं, हम सपोर्ट करते हैं कि आप पार्टनर और ले आइए। सऊदी अरब आता है, पैसे लगाता है, वंडरफुल, लेकिन हमसे उम्मीद मत कीजिए कि हम अपना स्टेक छोड़ देंगे। हमारे पास अगर 50% है, हम उसमें से कुछ नहीं देंगे। लेकिन अब वो ये कह रहे थे, अभी आगे वो शायद बताएँगे कि 10% देने पर वो राज़ी हो गए। सो आई डोंट नो व्हाट द रियलिटी इज़, आने वाले दिनों में वो ही पता लगेगा। सुनने में आता है कि ये जो मंसूबा है, ये जो बिज़नेस, ये जो प्रोजेक्ट है, इसकी जो 50% जो ओनरशिप है, वो कनाडा की एक कंपनी है, बैरक गोल्ड कॉर्पोरेशन, उसके जी। पास है। जबकि 25% 25% जो है वो पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट के पास इसके शेयर्स हैं और 15% जो हैं वो बलूचिस्तान की हुकूमत के पास हैं, जबकि 10% जो है वो कोई और अदायगी
करेगा। सो ये आप इस तरह की मुझे ऐसा लग रहा है, ये जो मेरी ये होता है अधकचरा ज्ञान। ये जो बेसिकली शेयर जो 15% और 10% का चक्कर है, 25% है जो बचते हैं ना, 50% उनके उन्होंने ले लिए, 25% उन्होंने ले लिए, ये रिमेनिंग 25% में इन्होंने बँटवारा किया 15-10 का। और उसमें ये है कि जो शेयर होल्डिंग है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न से बढ़ रही है। तो बलूचिस्तान के पास टोटल 25% है, जिनमें से 15% जो है वो गवर्नमेंट ने लिए रखा हुआ है और 10% सब्सिडीज में आगे कुछ बाँटा गया है। तो वो बेसिकली 10% का शेयर वो स्टेट के अंदर ही है बलूचिस्तान के। समझ में चीजें आई हैं कि जो पाकिस्तान की जो फेडरल गवर्नमेंट है, वो शायद अपने 25% जो शेयर हैं वो सऊदीज को दे देगी। सो कैनेडियंस एंड सऊदीज मिलके इस पे काम करेंगे। बैरल गोल्ड ऑलरेडी देखो, अब आप ज़रा सोचिए, ये सर पीटा दल करता है। चीमा साहब एक बार फिर से झूठ बोल रहे हैं और गलत बोल रहे हैं। आप ज़रा सोचिए, अगर सरकार अपना ये 25% दे देती है, तो क्या माइनॉरिटी में नहीं आ जाएगी? 25% टोटल है, 20% उन्होंने बेच दिया, तो माइनॉरिटी में नहीं, गवर्नमेंट में माइनॉरिटी गवर्नमेंट नहीं कहलाएगी वो? मगर अभी चीमा साहब को कौन समझाए? और अगर माइनॉरिटी गवर्नमेंट बन जाएगी, जो पाकिस्तान की सरकार है ऐसे में, तो जो वहाँ के डिसीजन होने हैं कि कितना सोना रखा जाएगा, कितना सोना बेच दिया जाएगा, कितना क्या होगा, वो सब तो उनके हाथ में चला जाएगा। फिर तो आप माइनॉरिटी वाले हैं, आपको कोई माने ना माने। इसमें इन्वेस्टमेंट कर चुकी हुई है। सऊदीज को हम मजीद लेके आएंगे ताकि हमें जो बाद में पैसे मिलने हैं भाई वो जल्दी पैसे मिल जाएं, ताकि हमारा कोई दिन गुजर जाए चार। हम यही चाहते हैं। सो जो पाकिस्तान की हुकूमत है वो, अगर आप फॉर एग्जांपल जो सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर जो पाकिस्तान आ रहे हैं, शहजादा फैसल बिन फरहान, ये तो एक प्रोजेक्ट है, ठीक है जी। और दूसरी तरफ ये है कि ये जब वो आएंगे वो सारी लीडरशिप से पाकिस्तान को मिलेंगे, और शायद मोहम्मद बिन सलमान भी पाकिस्तान आए। पाकिस्तान की कोशिश तो बड़ी है कि वो पाकिस्तान आए, क्योंकि हमने जितना को पाकिस्तान सऊदीज को आपको पता है प्रोटोकॉल देता है, यहाँ जितने अच्छे ताल्लुकात उनके साथ हैं। लेकिन एक चीज याद रखें दोस्तों कि इंडिया क्यों सऊदी अरब के करीब हो गया? बिकॉज इंडिया इज अ मार्केट हुँ। which Saudis believe is more important for them. ये है जलना चीमा साहब का। यहाँ इनका खून जलने लग जाता है। अब ज़रा देखिए। बॉलीवुड क्यों इंडिया सऊदी अरब के अंदर छा गई है? क्यों अरब ममालिक जो हैं वो इंडिया की बॉलीवुड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? बिकॉज उनको पता है कि मिडल ईस्ट के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर इंडियंस रहते हैं, पाकिस्तानी रहते हैं, बंगाली रहते हैं, नेपाली रहते हैं। ये सारे के सारे लोग जो है वो फिल्में देखते हैं, इंडियन फिल्में देखते हैं। अब हमें अगर आप देख लें तो हम भी तो इंडियन मूवी देखना पसंद करते हैं। अगर रात को जब आपने सोना होता है तो यहाँ बॉलीवुड लगाएंगे या हॉलीवुड लगाएंगे, और तो आपके पास चॉइस ही कोई नहीं है कि आपको यूट्यूब पे जो है वो चीज देखने की कोशिश करेंगे। सो द क्वेश्चन इज कि आप सऊदीज एंड अरब सारे बॉलीवुड में भी इन्वेस्टमेंट करें, फिर वो क्रिकेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। वो क्यों इंडिया का साथ चाहते हैं क्रिकेट में, जो सऊदी अरब के अंदर क्रिकेट आना चाह रहे हैं? वो क्यों पाकिस्तान के पास नहीं आए? क्योंकि उनको पता है कि जो इंडियंस हैं वो क्रिकेट में वो एक बड़ी मार्केट है। सो जब इंडियन प्लेयर आएंगे तो मीडिया आएगा, सारा कुछ आएगा। सो ये ऐसा ही है कि अगर पाकिस्तान चाहता है कि आप देख रहे हैं, बेसिकली उनको इससे भी जलन है। वो इसमें भी कुढ़ रहे बैठे थे कि ऐसे देखिए ये, अब अभी आप देखिएगा ये तमाशा कहाँ जाएगा जब ये चैंपियंस ट्रॉफी वाला फैसला होना होगा, तब आप देखिए ये तमाशा कहाँ जाता है। बट ये बेसिकली सारे जो हैं वो कुढ़ रहे हैं कि हिंदुस्तान के साथ इतना कुछ हो रहा है, हमारी गाड़ी आगे नहीं चल रही है। मिसाल के तौर पे कि भाई मैं तो जिसे वो कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो क्यों सऊदीज जो है वो पाकिस्तानी फुटबॉलर को नहीं लेंगे? वो क्यों रोनाल्डो के पास जाएंगे? भाई रोनाल्डो की फेस वैल्यू बहुत ज्यादा है। सो इंडियन प्लेयर्स की ज्यादा फेस वैल्यू है और हमारे प्लेयर्स की वो फेस वैल्यू कम है। सो इस वजह से इंडिया सऊदी समझते हैं कि हम जाएंगे। सो सऊदीज जो है वो एक चीज समझ चुके हैं कि हमें इंडिया के साथ कारोबार में अब बड़ा फायदा है। इसीलिए मोहम्मद बिन सलमान ने एक टैबू जो तोड़ा था कि हमेशा जब भी सऊदी लीडरशिप इंडिया जाएगी वो पाकिस्तान भी आएगी, लास्ट टाइम वो नहीं आया। उन्होंने कहा भाई नहीं, इंडिया अपनी जगह, आप अपनी जगह। जब हम नेक्स्ट टाइम ये डिकपलिंग बहुत पहले हो चुकी है। डिकपलिंग इसलिए हुई थी क्योंकि ये जो पहले सिलसिला चलता था कोल्ड वॉर के टाइम पर कि कोई भी प्रेसिडेंट अमेरिकन अमेरिकन या उनका कोई भी अधिकारी यहाँ बाहर आता था, अपने जो उसका हम मनसब जो जो इनका काउंटर पार्ट होता है पाकिस्तान के अंदर, उससे मिलता हुआ तब वापस जाता था। लेकिन अब ये सब बंद हो गया है। अब लोगों ने इसको डीकपल कर दिया है और अब वो इसकी परवाह नहीं करते कि कहाँ कौन रह रहा है, कहाँ नहीं।
पाकिस्तान आएंगे, जरूरी नहीं हम इंडिया जाएं। तो इस चीज को, टैबू को तोड़ना भी जरूरी है। अब लेट्स सी कि ये जो आती है लीडरशिप आ रही है, ये बड़े लेवल पे एक वो है, क्या उसे बोलते हैं, एक ट्रिप है, बड़ा ट्रिप है, इसमें कोई चीज शक नहीं है कि बड़ा ट्रिप इस सेंस में है कि इसमें काफी ज्यादा जो पैसा है वो सऊदीज लगाएंगे पाकिस्तान के अंदर, ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी को उठाएंगे। आप जरा सोचिए, मतलब उम्मीद ये है कि कोई और आएगा, हमारे काम धंधे में पैसे लगाएगा, तब हम कहीं जाके कुछ कर लेंगे। उस पर इससे चिल्ली के सपने बुन रहे हैं। अल्टीमेटली सऊदीज का पैसा है भाई, वो देखें हम सही रिटर्न कैसे ले पाओगे तुम? 1.8 पे कैसे रिटर्न दोगे उनको? और आपको पता है कि सऊदीज ने अब मना कर दिया है कि हम इजिप्ट के अंदर पैसा नहीं लगाएंगे, पाकिस्तान के अंदर वो जो आपको एड देते थे, वो डेफर्ड पेमेंट में जो ऑयल देते थे, या आपके मुल्कों के अंदर अकाउंट के अंदर फिक्स डिपॉजिट जमा करा देते थे। आप जरा देखिए, ये जो बात कर रहे हैं, अल्टीमेटली जो दूसरे लोग हैं वो बाजार की बेस तो आ ही रहे हैं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। मगर आप सोचिए, उन्होंने अपनी अपनी एजुकेशन को साइड बाय साइड कितना आगे लेके जा रहे हैं, अपने यहाँ के जो ह्यूमन क्वालिटीज हैं उनको कितना आगे लेके जा रहे हैं। वो सब उन पर चीमा सा बात नहीं कर रहे, वो सब ऐसी काम चला हुआ बात हो रही है। और आपको पता है इस तरह की भी जो है वो कंडीशंस लगाई सऊदीज ने कि हम डेफर्ड पेमेंट, हम फिक्स डिपॉजिट तब कराएंगे आपके मुल्क के अंदर अगर हमें एश्योरेंस मिल जाए कि आईएमएफ आपको पैसे देगा, तो तब हम फिक्स डिपॉजिट कराएंगे। ये पाकिस्तान का लेवल हो चुका हुआ था। और अभी की पोजीशन ये है कि आईएमएफ ये कहता था हम आपको तब पैसे देंगे अगर हमारे आती है सऊदीज हमें खत लिख दें कि हाँ जी हम इनके अकाउंटों में पैसे जमा करा रहे हैं। एक और चीज बताना भूल गया मैं आपको, एक और आदमी है इनका जो हमारे से कहीं मिस हो, आई थिंक आई एम मिसिंग समथिंग। एक आदमी है हमारे से जिसके बारे में बात करना जरूरी है इस सारे मसले में। मैं इस वीडियो को, इसको हल्का सा पीछे लेके चलता हूँ, मुझे लगा है कि उसका रेफरेंस यहाँ कहीं आएगा। देखिए, के अंदर अगर हमें एश्योरेंस मिल जाए कि आईएमएफ आपको पैसे देगा, तो तब हम फिक्स डिपॉजिट कराएंगे। ये पाकिस्तान का लेवल हो चुका हुआ था। जी, वो मामला ये है कि इसमें यूएई भी बीच में आता है। ये जो पैसे की बात कर रहे हैं, उस पैसे में जो उन्होंने एश्योरेंसेस मांगी हैं, उसमें वो बड़ा साफ-साफ उन्होंने कहा है कि हमें आप अपने संबंध ठीक करके दिखाइए, भारत से संबंध अपने ठीक करके दिखाइए, नॉर्मलसी दिखाइए, तो हम इन्वेस्ट करेंगे। अदरवाइज़ पैसे की ज़िम्मेदारी क्या होगी? क्योंकि बलूचिस्तान से जब मैं बात करता हूँ और बलूचिस्तान के लोगों से बात करता हूँ, तो वो बार-बार ये बात कह रहे हैं कि हम तो इनको सबको मारेंगे, हालाँकि हमारा पर्पज़ नहीं है मारना। हम चाइनीज़ को नहीं मारना चाहते, लेकिन वो हमारी ज़मीन में आकर हमें धाँव से मार रहे हैं और न जाने किन शर्तों पर आ रहे हैं। और अभी की पोजीशन ये है कि आईएमएफ ये कहता था हम आपको तब पैसे देंगे अगर हमारे आती है सऊदीज हमें खत लिख दें कि हाँ जी हम इनके अकाउंटों में पैसे जमा करा रहे हैं आप। तो ऐसा लगता है कि ये चीजें जो हैं दीज आर देयर, और हमारे लिए एक एक वो एक आप ये समझ लें कि एक रास्ता है। ठीक है जी, एक रास्ता है, और वो रास्ता ये है कि हम अगर तो ये सऊदी इन्वेस्टमेंट को ये कामयाब हो गई, ये सऊदी इन्वेस्टमेंट अगर कामयाब हो गई, तो आप ये समझ लीजिएगा कि थिंग्स विल बी बेटर। लेकिन अब देखना यह है कि चीनी इन्वेस्टमेंट तो कामयाब नहीं हुई, क्या सऊदी इन्वेस्टमेंट कामयाब हो गई, ये एक क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता कि जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, शायद ये पाकिस्तान ने एक पैंतरा बदला है, और वो पैंतरा ये बदला है कि कीप चाइनीज अवे बिकॉज उनको अमेरिकन से इशू है, एंड गेट अरब्स इन बिकॉज अरब्स, अमेरिकन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये कितना आसान है ये बोल देना, लेकिन आप जरा कल्पना कीजिए कि कोई बलोच यहाँ आए, सॉरी कोई सऊदी यहाँ पे आए, कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए और अचानक उसके आसपास बम फट रहे हो, जो कि फट सकते हैं। ये उनका प्रॉमिस है, ये उनका कहना है कि जो भी यहाँ आएगा वो हम उसको बख्शेंगे नहीं। और हमें क्या मालूम उनमें से कौन सा सही आदमी कौन सा गलत आदमी है। तो ये सीन है। अब आप देखिए, एंड मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी मसला होगा सऊदीज पे हमले करने में, क्योंकि जो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लार्जली बलोचिस्तान के अंदर हमले करती हैं, उनके लिए मसला होगा क्योंकि वो अफगानिस्तान में छुपी हुई हैं। तो समहाउ टारगेटिंग अ फॉरेन कंपनी ओन्ड बाय एन इस्लामिक कंट्री, इट मे बी समथिंग अ डिफरेंट बॉल गेम। सो ये चीज जो है वो नजर आ रही है। अब क्या चाइनीज इसमें कितने को आगे आते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। पहले हम अभी सऊदी अरब जा रहे हैं, हम चाइना नहीं जा रहे।
कैसे जाएँगे? जब वो सऊदी नहीं पैसा लगा रहे थे, चाइनीज़ पैसा लगा रहे थे, तो अल्टीमेटली आपने उनको क्या करके दिया जिसकी वजह से वो आपको छोड़कर भाग रहे हैं? वो छोड़कर भाग ही इसलिए रहे हैं क्योंकि आपने अपने कपड़ों में उन औरतों ने बाकायदा सामान चुराया सऊदियों से और ले ला के भाग रहे थे। क्या मतलब है? और ये एक जिसे कहते हैं ना एक नई तारीख है जो लिखी जा रही है। पाकिस्तान ऐसे लगता है कि इस दिन फुल एक प्रेशर के अंदर है और वो प्रेशर जो है वो इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। ये प्रेशर कहीं भी नहीं जा रहा, हमें ये प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ेगा और बर्दाश्त कर रहे हैं। पाकिस्तान जो है इसको अपनी ज़ुबान में एक लफ्ज़ हम बोलते हैं, अपनी ज़ुबान तो नहीं गोरे की ज़ुबान है, स्ट्रैटेजिक पेशेंस। पाकिस्तान स्ट्रैटेजिक पेशेंस पे कारआमद है कि वेट फॉर द टाइम अपनी इकोनॉमी बेहतर कर लें, अपनी चीज़ें बेहतर कर लें, थोड़ा-सा आप रास्ता जो है वो ठीक कर लें, फिर हम जाके ऑटोनॉमी की तरफ जाएँगे बिकॉज़ अभी तो हम सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। तो ये सर्वाइवल की जंग है। लेट्स सी कि क्या सऊदीज़ कामयाब हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? ये है मामला। अब आप देखिए कि वेदर मामला इनका सऊदी के साथ बनता है या नहीं बनता, ये आने वाले महीने बता देंगे आपको। इनफैक्ट अगला महीना बता देगा। हुआ ये था कि इनका बड़ा जोर था कि सऊदी से जल्दी पैसा निकाल लें। इससे पहले कि सऊदी समझ पाएँ, पता लगा हमने पैसे खर्च कर दिए या हमारी जेब में चले गए और फिर आप करके क्या लेंगे, ठेंगा दिखा दो इनको। सीपीईसी में भी मैंने बताया आपको कि जब ये गए हैं वहाँ पर डील साइन करने के लिए सीपीईसी की, तो जो ऑफिशियल्स थे बार-बार वहाँ पर वो ये बात कह रहे थे आपस में पंजाबी में कि भई जो भी चाइनीज़ कहते हैं उसमें साइन कर दो। क्यों? पैसे लेने हैं। पैसे ले लो फिर भाग जाओ। क्योंकि ये बदनाम इस बार के लिए भी हैं, इस बात के लिए भी हैं कि ये कभी भी अपनी वन ट्रेंच इनको बोला जाता था कि वन ट्रेंच क्लाइंट है ये। तो वन ट्रेंच कंट्री जो है उसको को पता ही नहीं कुछ। इतनी देनदारी है, वो दिन भाग भाग गया, नहीं ले रहा, क्या कर लोगे आप? तो दोस्तों ये था आज का छोटा-सा अपडेट जो मुझे आपको देना था कि एक बार दिन की शुरुआत में मैं ज़रा कन्वर्सेशन को इनका चलूँ। दिन में मैं इनकी और वीडियोज़ लेकर आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा।